Hello, dear bankers. I Diksha Sharma welcome you all on this EduTap platform. So, if you are targeting this CAB December 2026, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि यहाँ हम आपके बीएफएम के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं। विद इन 50 लेक्चर्स हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज और आज हम मॉड्यूल ए से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को कवर करने वाले हैं। But before that, I would like to tell you that EduTap has launched a e-book for your preparation and for availing that आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, दैट इज दिस पेज एंड यहाँ पे आपको ऑल द डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी है। डिटेल फिल करते ही ये 3 ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सिस्टम पे अवेल हो जाएंगी। अब इन ई बुक्स में क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड योर डिटेल सिलेबस। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में और अपनी प्रिपरेशन में इसकी हेल्प लेना चाहते हैं तो प्लीज इन डिटेल्स को फिल कीजिए और इन ई बुक्स को अपने सिस्टम पे अवेल कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ लेट जस्ट कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं exchange rate mechanism. In earlier class we have already understand what is the meaning of an exchange rate और आज हम पढ़ने जा रहे हैं what is exchange rate mechanism. Now ये term को सुनते ही हमें ऐसा लगता है that we are talking about rate. No, but we are not talking about rate. We are talking about how the settlement will be done in case of a foreign exchange या फिर foreign transaction. ठीक है, जो भी हमारी foreign transaction रहती है उसमें हमारी settlement कैसे होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म आपको ये बताता है कि जब आपकी फॉरेक्स डीलिंग हो जाती है, योर डीलिंग इज डन, तो उसकी सेटलमेंट कौन सी डेट को की जाती है। ओके, सो बेसिकली वी आर हैविंग टू डेज, वन इज योर डीलिंग डे, अनदर इज योर सेटलमेंट डे। ओके, डीलिंग डे को हम एक और डे बोलते हैं, डेट इज अ ट्रेड डे, एंड सेटलमेंट डे इज योर वैल्यू डे। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों दिन एक ही ठीक है, हो सकता है आपकी डीलिंग किसी पर्टिकुलर डे पे हुई हो और सेटलमेंट किसी और दिन हो रही हो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सेम डे ही आपकी ट्रांजेक्शन सेटल हो। दैट्स वाई यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की कौन कौन से सेटलमेंट वेज आपके पास अवेलेबल हैं अंडर फॉरेन एक्सचेंज योर रेट फॉरेन इन फॉरेन मार्केट, कौन कौन से आपके पास सेटलमेंट डेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इज योर रेडी और कैश। So this is the first way where the transaction is settled on a same day जिस दिन आपकी डीलिंग होती है। ठीक है, so here द सेटलमेंट विल बी डन ऑन द सेम डे। अगर आपकी ट्रांजेक्शन डे जो है लेट सपोज 1 दिसंबर है, तो जिस डे पे आपकी ट्रांजेक्शन होगी उसी डे पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी सेटल हो जाएगी। यहाँ पे सेटलमेंट का मतलब क्या है, आपकी जो करेंसीज है वो क्या हो जाएगी, आपको एक्सचेंज जो करना है वो हो जाएगा। सेकेंड आपके पास है टॉम, टॉम रेफर्स टू टमोरो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी सेटलमेंट होती है इट विल बी डन ऑन अ नेक्स्ट डे। ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन डे, अगर उसको मैं टी रेफर करती हूँ, तो आपकी जो फर्स्ट दैट इज रेडी कैश वाली ट्रांजेक्शन है वो आपकी टी डे पे सेटल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी टर्म जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट डे होगी, तो इट मीन्स टी प्लस 1 डे में ये क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर स्पॉट। स्पॉट जो आपकी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट वे है, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होने वाला वे है इन योर फॉरेन बिजनेस या फॉरेन ट्रेड में। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो सेटलमेंट होती है वो आपको सेकंड वर्किंग डे, ठीक है, जो भी आपका सेकंड वर्किंग डे होगा उसमें आपकी ये सेटलमेंट होगी, तो इट विल बी टी प्लस 2। ठीक है, ट्रांजेक्शन के 2 दिन के विद इन 2 डेज क्या होगी, आपकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नाउ द लास्ट इज योर फॉरवर्ड और फ्यूचर रेट। नाउ इसमें क्या रहता है, जो आपकी ट्रांजेक्शन सेटल होती है वो किसी फ्यूचर डेट पे सेटल होती है। ये डेट कैसे डिसाइड होती है, ये आपका जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें आप ऑलरेडी डिसाइड करते हैं कि आप आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स के बाद आप ये जो ट्रांजेक्शन है उसे सेटल करेंगे। इट मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इट डिपेंड जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने क्या डिसाइड किया है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या रहता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर में सेटल्ड होती है, लेकिन जो रेट है वो आज ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, सो ये है आपके एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की सेटलमेंट जो है उनके क्या क्या तरीके हैं आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है यहाँ पे, वर्किंग डे।
ठीक है। अब ये वर्किंग डे क्या है, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्किंग डे रहता है आपका, जो भी एक्सचेंज रेट मार्केट रहती है, वहां पे क्या रहता है आपका, मंडे टू फ्राइडे आपका क्या रहता है, वर्किंग डे रहता है। ठीक है, ऑल द वीक डेज विल बी योर वर्किंग डे। ठीक है, इसके अलावा सैटरडे संडे जो आपकी हॉलीडेज मानी जाती है, इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई भी नेशनल हॉलीडे इनके बीच में आती है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वन डे फर्दर चले जाते हैं। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं। मान लीजिए कि आपकी सेटलमेंट होनी थी फ्राइडे को, आपने ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, डीलिंग करी। अब आपको जो सेटलमेंट करनी है वो टॉम में करनी थी, टॉम मीन्स नेक्स्ट डे करनी है, तो अगले दिन तो सैटरडे आ गया, तो सैटरडे को हम नहीं करेंगे, फिर संडे आ गया तो संडे को भी नहीं करेंगे, इट विल गो टू मंडे। ठीक है, ये इम्प्लाइड है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन का नहीं, यहाँ पे वे आउट, यहाँ पे क्लियरिटी है कि सैटरडे संडे और किसी भी हॉलीडेज को ये जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल नहीं होगी, वो फर्दर नेक्स्ट डे पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, सो आइए समझते विद एन एग्जाम्पल। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ डील हमने क्या लिया, 1 नवंबर। नाउ अब ये पोस्टपोन कब कब हो सकती है, अगर आपका सैटरडे आ गया, संडे आ गया, कोई हॉलीडे आ गई, तो ये शायद जो आपकी डील की सेटलमेंट है वो फर्दर आगे पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास चार तरह की सेटलमेंट वे है। फर्स्ट इज रेडी और कैश, सेकंड इज टॉम, थर्ड इज स्पॉट एंड फोर्थ इज फॉरवर्ड। रेडी और कैश मीन सेम डे डिलीवरी, टॉम मीन्स नेक्स्ट डे डिलीवरी, स्पॉट इज सेकंड नेक्स्ट डे डिलीवरी T+2, और फॉरवर्ड मीन्स फ्यूचर में कोई भी डेट पे डिलीवरी होगी एट फॉरवर्ड रेट। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारे, तो अगर मैं बात करूँ हमारी रेडी और कैश में, तो आपका जो सेटलमेंट डे होगा वो क्या होगा, सेम डे, दैट इज 1 नवंबर, जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन ही आपकी क्या हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी। टॉम में क्या होगा, T+1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 नवंबर। थर्ड है आपके पास स्पॉट, स्पॉट में क्या रहने वाला, T+2, दैट मीन ऑन द सेकंड वर्किंग डे आपका रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 नवंबर। नाउ फॉरवर्ड में, अब फॉरवर्ड में हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आपको उतने डेज यहाँ पे क्या कर लेना है, उससे कैलकुलेट करना है। इट में बी 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, तो यहाँ पे लेट सपोज हमने बोला कि आफ्टर 1 मंथ होगी आपकी सेटलमेंट, तो यहाँ पे आ गया 1 दिसंबर। ठीक है, तो ये जो डेट है ये डिसाइड की जाती है एज पर योर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी सेटलमेंट डेट। अब यहाँ पे जो आपका एक्सचेंज रेट हो गया, क्या वो सेम रहेगा जिस दिन आपने डीलिंग की थी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका जो एक्सचेंज रेट है, अगर मान लीजिए 1 नवंबर को एक्सचेंज रेट आपका कितना था, 76.091 US डॉलर इज इक्वल्स टू रुपीज 76.09, तो देखिए रेडी और कैश में तो ये सेम रहेगा। ठीक है, रेडी और कैश में तो ये सेम रहने वाला है आपका डीलिंग डे पे। लेकिन आने वाले जो डेज हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो एक दिन में 3 से 4 सेकंड के बीच में भी वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, विद इन 3-4 सेकेंड्स वो फ्लक्चुएट करता है। तो एक दिन में वो कितना करता होगा, 21,600 टाइम्स वो क्या करता होगा, फ्लक्चुएट करता होगा। तो अगर एक दिन में इतना फ्लक्चुएट करता है, तो नेक्स्ट तो डेफिनेटली वो चेंज होगा ही। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो डीलिंग वाली डेट के अंदर जो आपका एक्सचेंज रेट होता है वो आपकी सेटलमेंट में डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, so this is your exchange rate mechanism which is based on the types of settlement. चलिए, now next is your forward premium and discount. Now what is that? ये forward premium और discount का जो concept आया है वो कहाँ से निकल के आया है, आपका forward rate से निकल के आया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमारी settlement क्या होती है, forward भी होती है, जिसमें future date पे आपकी settlement होती है। तो ये forward rate क्या होता है, forward rate is rate जो हम क्या करते हैं, settlement तो आपकी future पे होती है, लेकिन रेट हम क्या करते हैं, आज डिसाइड कर लेते हैं किस रेट पे आपकी सेटलमेंट होनी है, वो रेट हम क्या करते हैं, आज डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट। ना फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसी होती है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस लेते हैं उसे हम क्या लेते हैं, स्पॉट। स्पॉट रेट को हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि फॉरवर्ड रेट जो होता है आपका, या तो वो प्रीमियम में आपका जाता है या डिस्काउंट पे जाता है। तो फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे कब जाता है, जब स्पॉट रेट में प्रीमियम को ऐड किया जाता है। ठीक है, प्रीमियम को ऐड करना मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर में जब आप सेटलमेंट करेंगे उस दिन पे आपका जो रेट है उसमें अगर वैल्यू इंक्रीज हुई, ठीक है, तो उसको जो डिफरेंस होता है उसको प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं कैसे एग्जांपल के साथ। और जो आपका डिस्काउंट के केस में आपका कैसा निकलता है फॉरवर्ड रेट, आप स्पॉट रेट में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है। प्रीमियम की देखते हैं। देखिए प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब आपका फॉरवर्ड रेट, जो भी फॉरवर्ड रेट जिसमें आप फ्यूचर में सेटलमेंट करने वाले हैं, वो आपके स्पॉट रेट से ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए आज आपका स्पॉट रेट 80 था। ठीक है, स्पॉट रेट 80 था आपका आज, और फ्यूचर में जब आप पेमेंट कर रहे हो
तो आपका जो फ्यूचर रेट है, फॉरवर्ड रेट है, वो 85 है। तो ये जो डिफरेंस आया है ₹5 का, तो ये क्या हुई आपकी प्रीमियम हुई। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, स्पॉट रेट आपको दे रखा है 1 ग्रेड, आपकी पाउंड की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल्स टू 1.21 यूएस डॉलर्स, और आपका फॉरवर्ड रेट दे रखा है दैट इज 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1.2150 यूएस डॉलर। तो यहाँ देखिए आपका स्पॉट रेट जो है वो क्या है, आपका स्पॉट रेट जो है वो कम है और आपका फ्यूचर रेट ज्यादा है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट आपका क्या है, बड़ा है, स्पॉट रेट आपका कम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या कैलकुलेट होती है, प्रीमियम। इसका मतलब जो पाउंड है वो किस में है, प्रीमियम में है वो। ठीक है, तो जो प्रीमियम आपने जो ये भी कैलकुलेट डिफरेंस निकाला है, वो आपने किसके परस्पेक्टिव से निकालते हो आप, जो भी प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हो आप, वो आप पाउंड की पर्सपेक्टिव से आपने देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में क्या रहता है आपका, आपका यहाँ पे जो आपका स्पॉट रेट होता है, ठीक है, स्पॉट रेट आपका ज्यादा होता है, और आपका फॉरवर्ड रेट जो फ्यूचर रेट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। इस केस में क्या आता है, डिस्काउंट आता है आपका। ठीक है, तो आज देखिए, आज आपका स्पॉट रेट कितना है, पाउंड इजिकल्स टू 1.21 यूएस डॉलर, और फ्यूचर में ये क्या हो गया, 1.11 यूएस डॉलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस जो आया है वो क्या शो कर रहा है, आपका डिस्काउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो पाउंड है वो जो है डिस्काउंट पे है, और फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, चीप होने वाली है। और यहाँ पे क्या हो रही है, फ्यूचर में आपके पाउंड की वैल्यू, क्योंकि वो प्रीमियम पे है, तो वो एक्सपेंसिव होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, सो ये होता है आपका फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। और ये प्रीमियम और डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आपको अपने फॉरवर्ड रेट में से स्पॉट रेट को माइनस करना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, आपको अपने स्पॉट रेट में से फॉरवर्ड रेट को माइनस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज नाउ, अब अभी आपने एक क्वेश्चन, हमने जो भी पाउंड और यूएस डॉलर को लिया, तो हमने देखा कि उन्होंने एक पार्ट पे लिखा है कि जो आपकी पाउंड है वो क्या है, प्रीमियम पे है। ठीक है, पाउंड जो था आपका वो प्रीमियम पे था, और आपने उसको जब कंपेयर किया था वो यूएस डॉलर के साथ किया था। ठीक है, तो उस वक्त यूएस डॉलर क्या होगा, अगर पाउंड जो है वो प्रीमियम पे है तो यूएस डॉलर क्या होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम कोई भी पेयर ऑफ करेंसी को लेते हैं, ठीक है, रेट उनका कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक करेंसी अगर प्रीमियम पे होती है तो दूसरी डेफिनेटली क्या होती है, डिस्काउंट पे होती है। जैसे कि नॉर्मल रहता है कि अगर हम बोलते हैं $1 इज इक्वल्स टू ₹80, ठीक है, और $1 जो है वो ₹85 हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो मनी है, जो रुपी है हमारा, वो डेप्रिशिएट हुआ है, तो एट द सेम टाइम डॉलर एप्रिशिएट होता है। ठीक है, जब हम दो करेंसी को कंपैरिजन करते हैं, तो अगर एक करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो दूसरी एप्रिशिएट करती है, अगर एक प्रीमियम पे है तो दूसरी डिस्काउंट पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पाउंड की बात करते हैं, तो अगर पाउंड का स्पॉट रेट जो है वो कितना है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.20 यूएस डॉलर, ये अभी है। ठीक है, अभी है, और एक मंथ बाद फॉरवर्ड में क्या हो गया, उसका रेट हो गया 1.22। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 0.02 से यहाँ पे क्या है, आपके पास प्रीमियम पे है, कौन, आपका पाउंड जो है प्रीमियम पे है। अब इसी सिचुएशन में अगर आप एक बार यूएस डॉलर का पर्सपेक्टिव देखिए, यही जो रेट चल रहा है आपका, ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1.20 यूएस डॉलर। अगर मैं इसी परस्पेक्टिव से अगर मैं कंपेयर करूं यूएस डॉलर को, तो वो वहां पे डिस्काउंट पे होगा। कैसे, देखिए चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर पहले देखिए अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है, ये अमाउंट कैसे आया है। अगर आपको यहाँ पे 1 US डॉलर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे 1/1.20 लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1/1.20 क्या आएगा आपका, 0.83। तो ये आपकी यहाँ पे 1 US डॉलर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.83। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपने किया है 1 US डॉलर किसी वैल्यू कैसे आएगी, 1/योर 1.22। तो ये कितना आ गया, 0.82। तो अब आप देखिए कि जब इस सिनेरियो में पाउंड प्रीमियम पे था, तो अब यहाँ देखिए ये 0.83 से 0.82 हो गया है। ठीक है, 0.01 का डिफरेंस है, तो ये क्या है, डिस्काउंट है। तो एक पर्सपेक्टिव, एक ही जो सिनेरियो में यहाँ पे एक साइड देखो तो वो प्रीमियम पे है, और दूसरी साइड क्या है, डिस्काउंट पे है। ठीक है, अगर इसका हम ऑपोजिट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पाउंड जो है वो प्रीमियम पे होगा। हो सकता है किसी टाइम पे अगर पाउंड आपका डिस्काउंट पे है, देखिए यहाँ पे पाउंड डिस्काउंट पे कैसे है, आज उसका रेट 1.20 है, और फॉरवर्ड में उसका रेट कितना है, 1.18।
ठीक है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो गई है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्या आएंगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, प्रीमियम पे है। ठीक है, तो ये तो रूल है कि अगर एक प्रीमियम पे होगा तो दूसरा क्या होगा, डिस्काउंट पे होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब जो भी आपके रेट है, फॉरवर्ड रेट, एज आई टोल्ड यू कि फॉरवर्ड रेट जो है फ्यूचर में वो प्रीमियम पे भी जा सकता है, वो डिस्काउंट पे भी जा सकता है। तो ये प्रीमियम या डिस्काउंट में जाने का कोई कारण तो होगा, देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन फ्यूचर रेट। तो उसका क्या है आपका, वी हैव फोर फैक्टर्स। फर्स्ट इज योर स्पॉट रेट, second your interest rate differential, third is your forward period, and fourth is demand and supply factors। तो आइए इनको चारों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके फॉरवर्ड रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्पॉट रेट। अभी आपको मैंने बताया कि जो फॉरवर्ड रेट है उसकी कैलकुलेशन के लिए जो आप बेस लेते हो, जो आप बेस लेते हो वो क्या लेते हो, स्पॉट रेट लेते हैं। ठीक है, हम स्पॉट रेट को हमेशा क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। तो सबसे पहले स्पॉट रेट क्या होता है आपका, स्पॉट रेट जो है वो आज का एक्सचेंज रेट है जिसे हम फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन में एज अ बेस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट होगा, ये वन ऑफ द फैक्टर है जो डिसाइड करेगा आपका फॉरवर्ड रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, और आप 2-3 कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा करेंसी को इन्वेस्ट करने से पहले वहां की रिटर्न या इंटरेस्ट को कैलकुलेट चेक करते हैं कि कहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप वहीं पे अपनी करेंसी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने कैपिटल करेंसी की, तो वहाँ पे 4% पर एनम आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। वाइल इन यूएससी यू आर गेटिंग 2% पर एनम। ठीक है, तो ये है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जहाँ पे दो कंट्रीज जो है वो सेम अमाउंट ऑफ करेंसी पे क्या कर रही है, डिफरेंट इंटरेस्ट पे कर रही है। तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें अब देखो होता क्या है, जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल या अपनी इंटरेस्ट, अपनी जो करेंसी का अमाउंट है उसे कहाँ शिफ्ट करना शुरू करेंगे, टूवर्ड दैट कंट्री जहां उनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो देखो ये कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, हायर रिटर्न चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे इस पूरे सिनेरियो में, जहाँ पे यूएस आपको 2% दे रहा है और इंडिया आपको 4% दे रही है, वहां पे द पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द यूएस डॉलर एंड दे स्टार्ट बाइंग आईएनआर। ये कॉमन है, ठीक है, नेचुरल है ये तो। फिर क्या होगा, जो फंड्स है वो सारे यूएसए से मूव करके कहाँ पहुंच जाएंगे, इंडिया में मूव कर जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आईएनआर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी यूएस की डिमांड क्या हो जाएगी, डॉलर की डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होना करेंसी का, इट मींस आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, वाइल आपकी यूएस डॉलर की करेंसी क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। इससे क्या होगा, आपका जो फॉरवर्ड रेट, फ्यूचर का जो रेट होगा वो क्या होगा, एडजस्ट होगा, डिटरमाइंड होगा, और पता चलेगा कि वो फॉरवर्ड में गया है या डिस्काउंट पे गया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इन बिटवीन द टू कंट्रीज या अदर जितने भी और कंट्रीज हैं उससे अफेक्ट होता है आपका फॉरवर्ड रेट का अमाउंट। ठीक है, जो भी डिसाइड होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, पीरियड। फॉरवर्ड पीरियड कितना है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड में क्या होता है, आप जो सेटलमेंट करते हो वो फ्यूचर डेट पे करते हो, इट मे बी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको प्रीमियम उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, या डिस्काउंट से अदर वाली पार्टी को, काउंटर पार्टी को उतना ही डिस्काउंट का डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जितना बड़ा पीरियड उतना ज्यादा प्रीमियम या आपको डिस्काउंट होगा, और ठीक है, और जितना छोटा होगा उतना स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, देखिए मान लीजिए स्पॉट रेट आज का है 1 US डॉलर इज ₹80, ये आज का आपका स्पॉट रेट है। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट 1 मंथ या नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में देखती हूँ, तो आप देख रहे हो आपके फॉरवर्ड रेट कितने हो गए, ₹80.20 1 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद 80.60, 6 मंथ के बाद 81.20। तो आप देख रहे हो कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं यूएस डॉलर के परस्पेक्टिव से देखूं तो वो क्या चल रहा है, प्रीमियम पे आया है। ठीक है, और अगर मैं इसको जो इंडियन करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो ये डेप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, तो अभी समझाया आपको, अगर एक करेंसी अप्रिशिएट तो दूसरी डेप्रिशिएट, एक प्रीमियम तो दूसरी डिस्काउंट पे रहती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पर्सपेक्टिव लिया वो किसका लिया, यूएस डॉलर का। तो देखिए जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं प्रीमियम भी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों, वाई द प्रीमियम इज इंक्रीजिंग, कि वो मतलब ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आंसर क्या है इसका, बिकॉज जो इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या हो रहता है, टाइम के साथ क्या होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल है उसका जो इंटरेस्ट होता है विद टाइम वो एक्यूमुलेट होता रहता है, दैट्स व्हाई ये इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दिस इज थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द फॉरवर्ड रेट, दैट इज फॉरवर्ड पॉइंट।
ठीक है, पीरियड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपके डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। देखिए आपकी जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसकी डिमांड और सप्लाई से भी फॉरवर्ड रेट बहुत इंपैक्ट होता है वो, और सबसे ज़्यादा इसी से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वी हैव एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आइए फटाफट से इनको क्विकली रिव्यू करते हैं, फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ हम अपनी पिछली क्लास में भी रिव्यू कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है कैपिटल मूवमेंट। अगर कंट्री में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है, हम इंडिया को एज अ मेन कंट्री लेके चलते हैं, तो अगर इंडिया में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका फॉरवर्ड रेट अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा? आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है तो वो अप्रिशिएट होगा, तो यू विल एट अ प्रीमियम। फिर एक्सपोर्ट्स, अगर इंडिया में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, अगेन अप्रिशिएट। इंपोर्ट की बात करूं, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, विल डिमांड फॉर मोर ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब देखो हमें सामान इंपोर्ट करना है, बाहर से लेकर आना है। अगर बाहर से सामान लेकर आना है तो हम किसकी डिमांड करेंगे, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। और फॉरेन करेंसी की डिमांड करने का मतलब है हमारी खुद की होम करेंसी की डिमांड कम होना, विच मीन्स आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रेड बैलेंस। अगर आपका ट्रेड का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो सरप्लस है आपका, तो आपकी जो करेंसी की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथनिंग होगी, और अगर वहीं आपका डेफिसिट है तो वीक हो जाएगी। फिर है बीओपी। बीओपी हमने कल पढ़ा था, बीओपी इज स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपकी कंट्री में जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज है, इसका इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या करते हैं, पर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं, उसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो अगर आपका बीओपी जो है वो सरप्लस में है, बेटर बीओपी है, तो करेंसी स्ट्रेंथनिंग होगी, अदरवाइज वीकनिंग। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आपकी इकोनॉमी जो है स्टेबल है, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वॉट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जिससे क्या होगा, कंट्री की जो करेंसी है वो ऑन अ बेटर पोजिशन, दैट इज स्ट्रेंथनिंग रहेगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड फिस्कल कंडीशंस। अगर इकोनॉमी में जो हाई इन्फ्लेशन है या हाई फिस्कल डेफिसिट्स वगैरह हैं आपके, तो आपकी करेंसी वीक रहेगी उस सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको आपकी कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट की फ्रीडम देती है कि आप जितना मर्जी कैपिटल को क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल, तो इस केस में कंट्री में मोर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे कंट्री की जो करेंसी है वो इट विल बी स्ट्रेंथन। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर। अगर हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, या हमारी कंट्री में मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, या बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बेटर होता है, तो उससे क्या होगा, कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, आप बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, हाईवे बनाना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और इससे क्या होगा, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट होगी। इन पूरी सिचुएशन में क्या रह रहा है, आपकी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की ओर जा रही है, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जिससे आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर है स्पेकुलेशंस। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस रहती है, जो हमारे आपने कल पढ़ा था, जो हमारे स्पेकुलेटर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, सिक्योरिटीज ये करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशंस लगता है उनको फ्यूचर में जो है करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आज वो क्या करते हैं, उसे खरीदते हैं और फिर कल उसे सेल कर देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इससे भी आपका जो एक्सचेंज रेट है, फॉरवर्ड रेट है, वो क्या करता है, इम्पैक्ट होता है। लास्ट इज फ्लाइट ऑफ अ कैपिटल। अगर आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो कंट्री की कैपिटल है, वो कंट्री से बाहर जा रही है, किसी भी तरीके से जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर ईयर में आपने कुछ ज़्यादा ही इंपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट कम किए हैं, कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए हैं, तो उससे करेंसी क्या हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज आर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द फॉरवर्ड रेट। नाउ नेक्स्ट इज आर फॉरवर्ड डिफरेंशियल। अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज अ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फॉरवर्ड रेट क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट जो है वो किससे कैलकुलेट होता है, आपका स्पॉट रेट से कैलकुलेट होता है। ठीक है, स्पॉट रेट में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रीमियम को ऐड कर लेते हैं या डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, फॉरवर्ड रेट। नाउ व्हाट इज अ फॉरवर्ड डिफरेंशियल। फॉरवर्ड डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन योर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट। जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं या फॉरवर्ड डिफरेंशियल बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ये आपको, अगर इसका फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसे बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी। तो फॉरवर्ड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्पॉट रेट लेते हैं अपना, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। फिर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी टू कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट वगैरह मेंशन है, ठीक है, इनटू आपको पीरियड,
जो भी आपने पीरियड मेंशन, कितने पीरियड के बाद आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सेटलमेंट होगी, तो वो पीरियड गिवन होगा अपॉन नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज हम यूजुअली यहाँ पे 360 ही लेते हैं अनटिल और अनलेस इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपको स्पेसिफिक इतने लेने हैं। ठीक है, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। मान लीजिए आपको स्पॉट रेट गिवन है 75, तो स्पॉट रेट गिवन है 75, उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल गिवन है 2%, 2%। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पीरियड, पीरियड है आपके पास 90 डेज और टोटल कितने हैं 360। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू आर एबल टू फाइंड आउट योर फॉरवर्ड पॉइंट। तो कितना आ रहा है आपका फॉरवर्ड पॉइंट? 0.375। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने स्पॉट रेट में ऐड करते हैं तो यू आर एबल टू गेट योर फॉरवर्ड रेट एंड फ्यूचर रेट आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट इज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। अब हमने हमेशा देखा है जो आपकी करेंसी होती है उसे हम क्या करते हैं, किसी दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, उसे लिखते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोट करना। कोट का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, दो कंट्री की जो करेंसीज है उनको, उनके एक्सचेंज रेट को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अ कोट टेल अस एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के, अगर एक यूएस डॉलर इज ₹82, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एक यूएस डॉलर की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है? ₹82। तो जब हम दो करेंसी के एक्सचेंज रेट को मेंशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोटिंग करना बोलते हैं। अब जो ये कोट है ये दो तरीके से होते हैं, एक होती है डायरेक्ट कोटेशन, एक होती है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? सबसे पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इंडिया में टिल 1 अगस्त 1993 से पहले सारे इंडियन बैंक्स क्या फॉलो करते थे? इनडायरेक्ट कोट। नॉट ओनली इंडियन बैंक्स, इंडिया में नहीं, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी क्या फॉलो किया जाता था? इनडायरेक्ट कोट को फॉलो किया जाता था। ठीक है, लेकिन फ्रॉम 2 अगस्त 1993 क्या किया गया? आरबीआई ने एक इंस्ट्रक्शन इशू करी सारे बैंक्स को कि आपको क्या करना है, कोटेशन जो देनी है करेंसी की वो कैसे देनी है? डायरेक्ट कोटेशन देनी है। इसीलिए देयरफॉर आज टिल फ्रॉम 1993 से लेके आज तक सारे बैंक्स क्या कोटेशन करते हैं एक्सचेंज रेट की? इन अ डायरेक्ट कोट बेसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ फॉरेन करेंसीज ऐसी है जिनकी कोटेशन हम कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म में करते हैं। इनडायरेक्ट कोट होती है उनकी। वो कौन कौन सी करेंसी, अगर आप इनके बारे में याद करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये लिमिटेड ही हैं और आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, यूरो हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये आज भी इनडायरेक्ट वे में ही कोट की जाती हैं करेंसीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी होती है आपकी, उसे हमेशा हम क्या करते हैं? फिक्स रखते हैं। 1 यूएस डॉलर हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा? जो फॉरेन करेंसी है उसे हम फिक्स रखेंगे। आप कंपैरिजन जो करेंगे, जो चेंज जो लेकर आएंगे, वेरिएशन जो लेकर आएंगे, वो अपनी होम करेंसी में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो लोकल करेंसी होती है वो वेरी करती है, लेकिन जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स्ड रहती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। ठीक है, प्लीज इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट कोट क्या होती है आपकी? जहाँ पे आपकी फॉरेन करेंसी जो है वो फिक्स्ड रहती है और आपकी होम करेंसी क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू ₹80 या 82, तो यहाँ पे ये वेरी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें बैंक जो रूल फॉलो करता है वो क्या रूल फॉलो करता है? जो बैंक है वो दे विल आल्सो ऑलवेज बाय एट लेस, बाय एट लो प्राइस एंड दे विल सेल एट हाई प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये अमाउंट कोटेशन में दे रखी हैं, इसमें ये इनका कौन सा रेट होता है? बाइंग रेट, और ये कौन सा होता है इनका? सेलिंग रेट, बैंक के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो दिस इज द बैंक विल ऑलवेज बाय एट लो एंड सेल एट हाई। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक जो है ये जो ये अमाउंट को देखा जा रहा है यहाँ बाय और सेलिंग के लिए, ये प्राइस जो है वो लोकल करेंसी के परस्पेक्टिव से देखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए बैंक क्या कर रहा है? लो पे बाय करके सेल सेल किस पे कर रहा है? हाई पे, ताकि डिफरेंस जो है वो एज अ मार्जिन जो है वो जो बैंक है वो इनकम अर्न कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कोटेशन ऐसा रहता है। अब इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है? इनडायरेक्ट कोट में आपकी जो लोकल करेंसी होती है, आपकी लोकल करेंसी क्या करती है? फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको $1 फिक्स था, अब यहाँ पे आपका रुपी जो है फिक्स्ड रहेगा। मान लीजिए आपने लिखा है ₹100, अब आप जब भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आप ₹100 ही लिखेंगे, वहाँ पे जो फॉरेन करेंसी है वो वेरी करेगी। देखिए यहाँ पे आपकी जो फॉरेन करेंसी है यूएस डॉलर क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कोट। अब इसमें रूल क्या होता है? बैंक विल बाय एट हाई एंड सेल एट लो।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस, जो भी आपकी ये प्राइसेस दिखाए जा रहे हैं फॉरेन करेंसी में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रिलेशन होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा रेसिप्रोकेट होता है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो बाय करेगा हाई पे और सेल करेगा लो पे। तो आपको यहाँ पे एक तो ये याद रखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट में आपके फिक्स्ड फॉरेन करेंसी क्या रहती है, फिक्स्ड, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपकी फॉरेन करेंसी क्या रहती है, वेरिएबल, और आपकी होम करेंसी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। और इनके रूल को याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या रूल है, डायरेक्ट में रूल है बाय एट लो, ठीक है, सेल एट हाई। और इनडायरेक्ट में क्या है, बाय एट हाई, सेल एट लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए जो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट है उनमें रेसिप्रोकेशन का डिफरेंस है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज करती है तो दूसरी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर आप एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, आपको एक डायरेक्ट कोट दे रखा है, $1 इज ₹80। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कोट क्यों है, क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी क्या दे रखी है, आपको फिक्स्ड दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है आपका, अब इसे अगर आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर आप इस डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए $1 इज इक्वल्स टू ₹80। अगर आपको अब आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको अपनी होम करेंसी को क्या करना रखेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। तो कीप इट 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, $1/80। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, $0.0125 इज इक्वल्स टू ₹1। तो ये आपके ₹1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, 80 यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू थी और ये इतनी आ गई है। अब जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये जो एक्सचेंज रेट है इसमें क्या कर दिया, 80 की जगह 85 कर दिया, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए अब क्या होगा, $1 इज इक्वल्स टू ₹85। अब 1 रुपी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, अगर हम इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो 1/85 US डॉलर, तो ये आ जाएगी 0.0117 US डॉलर इज इक्वल्स टू ₹1, ठीक है। तो अब आप देखो कि जैसे ही आपके यहाँ पे ये कोटेशन की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये देखिए यहाँ पे कितनी होगी, डिक्रीज होगी। ये 80 से आपने 85 किया तो ये यहाँ पे आपका 0.0125 था और ये कितना हो गया, 0.0117। तो ये अगर आपकी यहाँ से 80 से 85 में इंक्रीज हुई तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इनका रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकेट है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ रेट दैट वी आर हैविंग इन आर एक्सचेंज रेट। तो उसमें सबसे पहले आपका आते हैं इंटरबैंक रेट। इंटरबैंक रेट वो रेट होते हैं जो दो बैंक्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन होती है करेंसी को लेके, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरबैंक रेट। सो इट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वन बैंक एंड द बैंक, जहाँ पे एक बैंक क्या करता है, बाय करता है, दूसरा सेल करता है फॉरेन करेंसी को। इसमें कोई भी कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें ट्रांजेक्शन क्या होती है, बैंक टू बैंक होती है। जैसे मान लीजिए एसबीआई ने बाय किए हैं $US फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर बैंक रेट। नाउ व्हाट इज योर मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट क्या होता है, जहां पे जो बैंक है वो इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टिंग विद अ बैंक वो कस्टमर के साथ डील करता है। तो यहाँ पे जो डील होती है वो बैंक और कस्टमर के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्चेंट बैंक का जो रेट है वो डिसाइड कैसे किया जाता है, जो भी आपका इंटरबैंक रेट, जो भी यहाँ पे बैंक का जो रेट था उस रेट के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, एक्सचेंज मार्जिन। मार्जिन को यहाँ पे ऐड या लेस कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी फैक्टर्स जो भी हमने पढ़े हैं उसमें क्या चलता है, प्रीमियम या डिस्काउंट है। तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज मार्जिन होता है उसे प्लस या माइनस करके आप क्या कैलकुलेट करते हो, अपना मर्चेंट रेट को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो बैंक ऑलवेज ट्राई टू ऐड स्मॉल डिफरेंट मार्जिन ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए, ठीक है। सो ये है आपके दो तरह के रेट, दैट इज इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट, जो कि आपस में लिंक करते हैं क्योंकि एक दूसरे के जो मर्चेंट रेट है उसे कैलकुलेशन के लिए इंटरबैंक रेट पता होना चाहिए। नाउ थर्ड इज योर आस्क एंड बिड रेट। नाउ व्हाट इज दैट, हमने देखा है कि जब भी हमारी करेंसी की कोटेशंस होती हैं तो वो हमेशा इस तरीके से मेंशन होती है दैट $US INR इज इक्वल्स टू, लेट्स से यहाँ पे 80 और 85 आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अमाउंट, ये वैल्यूज आपको मेंशन है, इसमें से एक आपका बिड रेट होता है और एक आपका आस्क रेट होता है। ना व्हाट इज बिड, बिड मतलब बाइंग। तो बिड मींस अ रेट एट विच बैंक बाय द फॉरेन करेंसी, जिस रेट पे बैंक जो है वो कस्टमर से करेंसी को बाय करते हैं उसको बोलते हैं बिड रेट। और जिस रेट पे जो बैंक है वो कस्टमर्स को फॉरेन करेंसी सेल करते हैं उसको बोलते हैं आस्क रेट या ऑफर रेट।
ठीक है। तो अब आपको बैंक का रूल तो पता है, बैंक विल ऑलवेज बाय एट लो एंड सेल एट हाई। ठीक है। सो ये है आपके बिड एंड आस्क रेट। एंड नेक्स्ट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस रेट। नाउ व्हाट इज अ क्रॉस रेट? समटाइम्स क्या होता है कि जब आप रेट्स कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कुछ रेट्स को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि रेफरेंसेस गिवन नहीं होती हैं उसकी। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम किसी थर्ड करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट। ठीक है। तो जब आपको किसी दो करेंसी के बीच में आपको एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है बट उनकी डायरेक्ट कोटेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब आप थर्ड करेंसी का इस्तेमाल करते हो। यूजुअली वो यूएस डॉलर ही होती हैं हर मैक्सिमम केसेस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट। सो क्रॉस रेट इज एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू फॉरेन करेंसीज। ठीक है। दो करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेट विच इज कैलकुलेटेड, जिससे हमने कैलकुलेट कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ द थर्ड कॉमन करेंसी। जो उनके बीच में कॉमन करेंसी है उसके बेसिस पे हमने क्या किया? उसे कैलकुलेट किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको डायरेक्ट कोट निकालनी थी आईएनआर और जेपीवाई की, जो कि अवेलेबल नहीं है। आपके पास अवेलेबल क्या है? आपके पास यूएस डॉलर और आईएनआर का कोटेशन अवेलेबल है, यूएस डॉलर और जेपीवाई का अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो कॉमन करेंसी है यूएस डॉलर, अगर हम उसको एलिमिनेट करते हैं या फिर उसको हम एज ए बेसिस रखते हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपना आईएनआर और जेपीवाई की वैल्यू। ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की जो हमने इस कोटेशन को कैलकुलेट किया है वो किसके बेसिस पे किया है? हमने रेफरेंसेस का लिया है एक थर्ड करेंसी का जो एक्ट एज अ बेस, उसे उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस रेट। ठीक है। लेट्स सी वन एग्जांपल। कुछ देखिए यहाँ पे क्या है? क्रॉस, आपको यूएस डॉलर आईएनआर की वैल्यू गिवन है दिस, ये रेट आपको गिवन है। ऐसे ही आपको जेबीपी और यूएस डॉलर की आपको कोटेशन गिवन है दिस। ठीक है। आपको बोला है जेबीपी और आईएनआर की कोटेशन आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यूएस डॉलर अपॉन आईएनआर कितना है आपके पास? एक सेकेंड। 74.9500 और ये आपको गिवन है 74.9600। ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन है जीबीपी अपॉन आई यूएस डॉलर, वो गिवन है 1.3670 अपॉन 1.3680। ठीक है। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है जीबीपी अपॉन आईएनआर, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? यूएस डॉलर अपॉन आईएनआर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय जीबीपी अपॉन यूएस डॉलर। देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसमें आपकी जो कॉमन करेंसी है वो एलिमिनेट हो जाएगी और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? आपको जो आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यूज को अगर आप इसमें डालते हैं तो आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा, दैट इज योर 0.99913। ठीक है। जो ये आपका ये अमाउंट आया है ये डिवीजन के बाद आया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पूरे सिनेरियो में देखूं तो ये जो ऊपर वाला रेट है ये क्या होगा? इसमें क्या होता है? ये कौन सा रेट होता है आपका? बिड रेट। ये आपका आस्क रेट है। यहाँ पे भी बिड रेट ही है और ये आस्क रेट ही है। तो ये बिड और ये बिड और ये आस्क और ये आस्क, अगर आप इनकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर निकालते हैं तो आपको ये भी दो वैल्यूज में ही मिल जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए 74.9500 अपॉन 74.9600 मल्टीप्लाई बाय 1.3670 अपॉन 1.3680, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मेंशन करते हैं तो ये भी आपका जो है वो आपका जीबीपी अपॉन आईएनआर का क्या आ जाएगा? बिड रेट आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा? आस्क रेट आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप इन दोनों को डिवीजन करते हैं तो यू विल फाइनली गेट 0.99913 अप्रॉक्स। फाइन। सो आई होप ऑल दी टॉपिक्स जो हमने आज किए, बिकॉज सर्टन न्यूमेरिकल्स पार्ट आर देयर, कुछ कुछ कैलकुलेशंस हैं सब में। तो आई लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेट थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज अ टर्म डील इज डन ऑन 4th May। नाउ सबसे पहले बताइए टर्म क्या रहता है? तो टर्म क्या होता है आपका? जहाँ पे आपकी नेक्स्ट डे सेटलमेंट होनी है T+1। ठीक है। तो टर्म डील जो हुई है आपकी वो 4th को हुई है। चलिए जी, 4th को हम जो डे है वो भी देखते हैं, इट्स थर्सडे। चलिए, अब तरीके से तो नेक्स्ट डे हो जानी चाहिए 5th को। 5th May को आपकी सेटलमेंट हो जानी चाहिए। 5th May को आपका फ्राइडे है, लेकिन क्वेश्चन सेज इंडिया में फ्राइडे को हॉलीडे है। 5th May को इंडिया में हॉलीडे है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 6 करते हैं। 6th May को अगर मैं देखूं तो 6th May को वी हैव सैटरडे एंड इवन ऑन 7th वी हैव संडे। तो सैटरडे संडे तो फिर से आपका ऑफ रहता है। ठीक है। तो फिर आपका शिफ्ट होके कहाँ पे आता है? 8th।
8th मई को अगर हम सेटलमेंट करते हैं तो हम क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं कि 8th मई को हॉलीडे है यूएसए में, तो 8th मई को फिर से क्या है यहाँ पे हॉलीडे है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली 9th मई को आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल होगी। 4th को हुई है, 9th को सेटल हो रही है, टॉम डील है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बीच में हॉलीडेज आ गई हैं और ये आपके वर्किंग डेज नहीं होते हैं सैटरडे संडे, तो दैट्स व्हाई ये 9th को आ गई हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में से वी कांट सी 9 हेयर, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द इंटरेस्ट रेट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ इंटरेस्ट रेट इज इन द यूएसए इज 2%। देखिए यूएसए में जो आपको कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2% पर एनम मिल रहा है, और वाइल इन यूके यू आर गेटिंग इट 4% पर एनम। तो उसने बोला व्हाट वुड लाइकली हैपन इन द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में क्या होगा इस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से। दोनों ही कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जिस कंट्री में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है द पीपल विल स्टार्ट मूविंग देयर कैपिटल टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। यूएसए से क्या होगा, यहाँ पे लोग यूएस डॉलर को सेल करके क्या करेंगे, पाउंड को खरीदना शुरू कर देंगे। तो यही होता है हमारा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है, आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है। डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन स्पॉट मार्केट बढ़ जाएगी, नो ये तो कम हो रही है। डिमांड फॉर पाउंड विल बी इंक्रीज इन स्पॉट मार्केट, यस ये ठीक है, यहाँ पे इससे ये रॉन्ग है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस प्रीमियम पे चला जाएगा, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये तो आप सेल कर रहे हैं। यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, नो, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ओनली एंड ओनली बी ऑप्शन, जहाँ पे आपके जीबीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पॉट रेट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको गिवन है यूएसटी अपॉन आईएनआर गिवन है, फिर आपको गिवन है यूरो और यूएस डॉलर गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है यूरो और आईएनआर। बिल्कुल इजी है ये, क्यों? क्योंकि आपके पास जो दो करेंसी गिवन है ये आपको गिवन है दोनों, इन गिवन में आपके पास एक कॉमन करेंसी है, तो अगर उसको हम यूटिलाइज करेंगे, बेस लेंगे, तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है, 714 और ये गिवन है 1.16। while you will solving this you will get your value for INR euro INR, so final answer will be your 101.7800। so I hope this is clear to everyone। न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन पार्ट में किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन कमेंट ऑन इन दिस वीडियो। अदर देन दैट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अ गिवन नंबर एज वेल एज ऑन गिवन मेल ID। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।